बच्चों, आइए हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग 10th में पढ़ते थे कि रैखिक समीकरण को हल करते थे, तो रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि थी वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर हमारे पास कोई दो समीकरण इस तरीके से हैं, a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2, और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते थे, इनको एक विशेष प्रकार से लिख लेते थे कि जो बीच में वेरिएबल होता है उसके गुणांक लिखते हैं, फिर अचर पद के गुणांक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में पहले वेरिएबल के गुणांक लिखते हैं और फिर दूसरे वेरिएबल के। ये प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाती थी। पहले दो जो गुणांक लिखते हैं इनके बीच में x, उसके बाद में दूसरा वेरिएबल और यहाँ पर -1। तो देखिए जब इनको हम हल करते थे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, तो x अपान इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते थे यहाँ पे है b1 है, b1 c2 और फिर माइनस करके इनको लिखते थे b2 c1। इसी तरीके से y के अपान लिखते थे तो इनको सॉल्व कर लेते थे। इन्हें क्या करते हैं a2 c1 माइनस a1 c2, और कांस्टेंट टर्म लिखते थे तो इनको मल्टीप्लाई करते थे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये जो राशियाँ हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी हैं, ये राशियाँ, इन राशियों को ही लेबनिज़ ने एक विशेष फॉर्म में लिख दिया। ये जो राशि हमने लिखी है, इस राशि को लेबनिज़ ने एक विशेष फॉर्म में लिख दिया, और वो विशेष फॉर्म इस तरीके की थी कि लिखा गया a1 a2 और b1 b2। और इसको सॉल्व जब किया तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पहला वाला जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसको उन्होंने कहा लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, और ये एडिशनल डायगोनल हो गया। तो पहले उन्होंने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया a1 b2, और फिर माइनस लगा के जो एडिशनल डायगोनल था इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया a2 b1। तो उन्होंने देखा कि जो राशि हमारे पास थी वही राशि हमें मिल गई। तो इस तरीके की जो निरूपण था, रिप्रेजेंटेशन था, इस निरूपण को ही हम लोगों ने कहा डिटर्मिनेंट या सारणिक। अब डिटर्मिनेंट ही इसको क्यों कहा गया? डिटर्मिनेंट शायद इसलिए कहा गया होगा कि चूँकि ये डिटरमाइन करता है, बताता है, कैलकुलेट करता है, तो इसलिए इसको डिटर्मिनेंट कहा गया। तो अब इस डिटरमिनेंट को जब लिखा उन्होंने सारणिक, हिंदी में कहते हैं सारणिक, सारणिक, और इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। अब जब ये डिटरमिनेंट हमने लिख लिया तो इसमें देखेंगे तो एक चीज़ देखिए कि एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है, तो कुल मिला के दो पंक्तियाँ हैं और दो ही स्तंभ हैं। तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। इस पंक्ति को हम कहते हैं R1 और इस पंक्ति को हम लोग कहते हैं R2। इसी तरीके से ये पहला स्तंभ है, इसको C1, और ये दूसरा स्तंभ है C2। कभी भी कोई डिटरमिनेंट जब लिखी जाती है तो उसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि उसमें पंक्तियाँ और स्तंभ कितने कितने हैं। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या डिटरमिनेंट में सदैव बराबर होती है, जबकि आपने आव्यूह में पढ़ा होगा कि आव्यूह में इनकी संख्याएं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन सारणिक जब कोई बनती है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इसमें दो पंक्तियाँ हैं और दो ही स्तंभ हैं। तो जितनी पंक्तियाँ होती हैं या जितने स्तंभ होते हैं उसको हम कहते हैं आव्यूह सारणिक का क्रम, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। तो इसका जो क्रम है वो 2 है, क्रम भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। क्रम या कोटि जो है, इस सारणिक का क्रम या कोटि जो है वो 2 है। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। अब यहाँ पे 2 है। अब इसमें दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स इसमें गिन लेते हैं हम लोग। देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, 2, और स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में तरीका क्या होता है, पहले इस लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a1 b2 हो जाएगा, और फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाता है a2 b1। तो यहाँ पे ये जो टर्म आ रहे हैं, ये टर्म कितने आ रहे हैं,
तो हमारे पास जो पद आ रहे हैं सॉल्व करते समय, इन पदों की संख्या यहाँ पर है फ़िलहाल 2। और जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो ये जो चीज़ आती है इसको हम लोग लिखते हैं इस सारणी का मान, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और या इसका हम एक दूसरी चीज़ कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो है सारणिक का प्रसार भी कहलाता है और सारणिक का मान भी कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये सेकंड ऑर्डर का था। इसी तरीके से हम लोग थर्ड ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा? अगर हमारे पास एक ऐसा डिटरमिनेंट है कि जिसमें पंक्तियाँ 3 हैं और स्तंभ भी 3 हैं। देखिए यहाँ पर ये R1, R2, R3 और ये हो गया C1, C2 और C3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास लिखी है इसका ऑर्डर हो जाएगा, 3, क्योंकि जितनी रोज़ होती हैं उतने कॉलम होते हैं और वही इसका ऑर्डर होता है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो एलिमेंट की संख्या जो होगी, एलिमेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो रोज़ हैं 3 और कॉलम भी 3 हैं, तो टोटल 9 एंट्रीज़ इसमें हैं। एलिमेंट्स भी कहते हैं, एंट्रीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर 9 एंट्रीज़ हैं, A1, A2, A3, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 हैं, कुल मिला के 9 हो गए। अब जब हम इसका एक्सपेंसन करेंगे तो इसका एक्सपेंसन करना थोड़ा सा हमें समझना है, एक्सपेंसन समझ लेना है कि एक्सपेंसन कैसे इसका करते हैं। तो एक्सपेंसन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत से विकल्प हैं। हम थर्ड ऑर्डर के किसी भी डिटरमिनेंट को कई प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कौन कौन सा तरीका? तो सबसे पहला तरीका है कि हम इसको एक्सपेंड करें अलोंग टू रो, अलोंग रो। अब रो में करते हैं तो हमारे पास रो भी 3 हैं, पहली रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो हम किसी एक रो के अलोंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं। ये जो हमारे पास रो है, पहली रो, तो पहली रो में हमारे पास एलिमेंट है, एक A1 है, एक A2 है और एक A3 है। ये हमने 3 एलिमेंट लिख लिए। इसमें भी हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि साइन जो हमने मैट्रिक्स में जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसी साइन का यहाँ पे यूज करते हैं कि पहला प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट का साइन क्या है हमारे पास? प्लस माइनस प्लस। तो प्लस रहेगा पहला, दूसरा माइनस और फिर प्लस। तो जो साइन हमारे पास होंगे वही साइन हमें यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम पहले एलिमेंट A1 का जब करेंगे तो ये तो हमने पहली रो तो ले ली। अब इस रो के एलिमेंट को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन एलिमेंट्स का हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास जो 2 रो बची हैं, सेकंड रो R2 और R3, इनके एलिमेंट का यूज करेंगे। तो इनके लिए क्या करना, जैसे जब हमने A1 लिखा है तो A1 के नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे, इसके नीचे के ये एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे। अब हमने ड्रॉप कर दिया तो ये 4 हमारे पास बच रहे हैं। यही 4 एलिमेंट हमें यहाँ लिख लेने हैं और वो भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना, जैसे कि हम ऊपर सेकंड ऑर्डर के लिख रहे थे। तो अब A1 के लिख लिए। अब इसी तरीके से जब हम A2 के एलिमेंट लिखेंगे तो A2 को लिखेंगे तो A2 के नीचे के एलिमेंट ये छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। ये हो जाएगा B1, B2 और यहाँ पे जाएगा B3 और C3। यहाँ पे B2 नहीं था, C2 था, C1 ये। और फिर तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जब A3 लिखेंगे तो A3 के नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे, तो ये आ जाएगा B1, C1 और यहाँ जाएगा B2, C2। और सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ सीख चुके हैं। कैसे किया था? पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा B2, C3 और फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा B3, C2 माइनस A2। यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा B1, C3 माइनस B3, C1 और प्लस A3 लिखेंगे। और यहाँ पर भी हम उसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे B1, C2
और माइनस इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा B2C1 और इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि यहाँ पे A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस फॉर्म में ये डिटरमिनेंट है, इसलिए हमको इसी फॉर्म में यहाँ पे रिजल्ट भी मिल रहा है। जब यहाँ पर इनकी जगह पे नंबर्स होंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद जब ये निकलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंसन। ये जो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेंसन ऑफ द डिटरमिनेंट, और जब सॉल्व करने के बाद में एक नंबर हमको मिल जाएगा वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब यहाँ लिख रहे थे तो ऑर्डर हमारा था 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। एलिमेंट्स कितने हो गए, एंट्रीज़ कितनी हो गई इसमें, तो एंट्रीज़ हमारे पास 3 × 3 9 हो गए, 9 एलिमेंट इसके अंदर हैं। अब इसके बाद में टर्म देखना था, तो टर्म्स देखिए यहाँ पे हमारे पास हैं। देखिए ये एक टर्म हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 टर्म्स हो जाएंगे। इन जनरल जो है अगर किसी भी, अभी बाद में बात करते हैं इसकी, और ये तो हमने एक्सपेंशन कर दिया, वैल्यू निकाली। अगर इन जनरल हमारे पास कोई ऐसी डिटरमिनेंट है कि जिसका ऑर्डर हमारे पास है, ऑर्डर है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे हमारे पास n × n, दैट इज़ n²। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, चलिए बता देते थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1 दैट इज़ 2। 3 फैक्टोरियल इसका मतलब 3 × 2 × 1, 3 2 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 12, 12 2 24। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल, लेकिन ये जो फैक्टोरियल जो निकलते हैं ये नेचुरल नंबर के ही निकलते हैं। तो जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालेंगे उस नंबर से लेके 1 तक के नंबर के सारे जो नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द जस्ट प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पे ये हमने एक एक्सपेंशन किया, किसके अलॉन्ग किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये R1 के अलॉन्ग किया था। अगर हम इसी तरीके से एक्सपेंशन चाहें तो हम एक्सपेंशन R2 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। R2 के अलॉन्ग करेंगे तो क्या करना है, तो हम यहाँ पे जो हमने एलिमेंट पहले लिखे थे उसके बजाय अब हम R2 के एलिमेंट लिख देंगे। तो R2 के एलिमेंट हमारे पास है एक B1, एक B2 और एक B3। अभी हम लोगों ने साइन यहाँ पे डिस्कस किया था, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये था। तो देखिए R2 के साइन हमारे पास क्या है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो जब हम R2 ले लेंगे तो देखिए R2 हमने यहाँ पे यूज कर ली है, तो अब R2 को दोबारा नहीं यहाँ पे यूज करना है। जो एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे B1 लिखा है तो B1 के ऊपर के ये दोनों एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको हम यहाँ लिख देते हैं A2 C2 और यहाँ A3 C3। इसी तरीके से जब B2 लेंगे तो B2 के ऊपर नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे, इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो ये बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा A1 C1 और A3 C3, और यहाँ पे B3 लेंगे तो B3 के ऊपर नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा A1 C1 और A2 C2। एक और पहचान यहाँ पे होती है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 1 वाला एलिमेंट लिखा A1, तो जब हम 1 यहाँ लिख लेंगे तो अंदर हमें 1 का एलिमेंट नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ बाहर B1 लिखा है तो यहाँ जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे उसमें 1 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ B2 लिखा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 के एलिमेंट छोड़ देने हैं, 2 और 3 के लिखने हैं। यहाँ पे 2 लिख लिया है तो 2 के एलिमेंट छोड़ देने हैं, 1 और 3 के लिखने हैं। और यहाँ 3 लिख दिया है तो 3 के एलिमेंट छोड़ देने हैं, 1 और 2 के एलिमेंट लिखने हैं। तो ये भी एक तरीका है। और बाकी वही तरीका है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और फिर माइनस करके इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम R2 के अलॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो R3 के अलॉन्ग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर हमें R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर R3 के एलिमेंट्स को यूज कर लेंगे। तो R3 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ये हैं हमारे पास C1 C2 और C3। इन एलिमेंट्स को हमने यूज कर लिया। अब जब हम इन एलिमेंट्स को लिख लेंगे तो यहाँ पे वही साइन सबसे पहले देखना पड़ता है। तो देखिए क्या साइन हमारे पास है, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे जब C1 लिखा है तो C1 के
वाले एलिमेंट छूट जाएंगे, 1 वाले एलिमेंट छूट जाएंगे। तो चूँकि R3 का यूज कर लिया तो R3 तो लिखना ही नहीं, अब इन एलिमेंट्स का यूज करना है। और इसमें भी 1 हमने यहाँ लिखा है तो 1 के एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। तो इन चारों को लिख लेंगे A2 B2 और यहाँ पे आ जाएगा A3 B3। यहाँ पे C2 लिखा है तो 2 वाले एलिमेंट ड्रॉप हो जाएंगे, तो आ जाएगा A1 B1 और A3 B3। और यहाँ पे C3 लिखा है तो 3 वाले एलिमेंट ड्रॉप हो जाएंगे, तो आ जाएगा A1 B1 और A2 B2। और बाकी वही तरीका है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस लगा के इधर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सपेंशन हो गया R3 के लॉन्ग। इसी तरीके से हम चाहें तो हम C1 C2 C3 और के लॉन्ग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करना है, C1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंशन करने के हमारे पास 6 मेथड हो जाते हैं यहाँ पर। तो C1 के लॉन्ग करेंगे तो C1 के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो C1 के एलिमेंट हमारे पास क्या है, पहला एलिमेंट है A1, दूसरा है B1 और तीसरा है C1। लेकिन साइन आपको देखना है, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पर भी वही बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमने ये एलिमेंट लिख लिए तो इनका तो यूज करना नहीं, अब बाकी इन एलिमेंट्स का यूज करना है जो बचे हुए हमारे पास हैं C2 और C3 के। तो यहाँ पे 1 लिख लिया तो 1 के एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 1 का मतलब है कि इस पंक्ति को हमें नहीं लेना है, इस चीज़ को। जैसे उसमें हम ऊपर नीचे के एलिमेंट नहीं लेते, इसमें साइड के एलिमेंट नहीं लेंगे। तो हमने A1 लिख लिया है तो 1A वाले एलिमेंट ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से हम लोग ड्रॉप करते हैं। जैसे 1 लिख लिया तो 1 के एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसमें जो ये सिंबल बना है A, जैसे A लिखा है तो A के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे। या आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे पहला एलिमेंट लिखा तो इसके सारे एलिमेंट हटा दीजिए, बचेंगे वो लिख लेंगे हम लोग। जो भी पंक्ति या स्तंभ का अवयव लेते हैं उसके ऊपर नीचे के या सामने के एलिमेंट को, दाएं बाएं के एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पर A1 लिखेंगे तो A1 की हमारे ये छूट जाएंगे एलिमेंट, पंक्ति छूट जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। और इन 4 एलिमेंट को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे B2 B3 और यहाँ पर C2 C3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ क्या लिखा हमने 1, तो यहाँ पर B1 लिखा है तो B1, तो 1 के एलिमेंट नहीं आएंगे हमारे पास। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये B वाली पंक्ति छोड़ देंगे। तो देखिए दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, B भी छोड़ देते हैं और 1 भी छोड़ देते हैं। तो 1 तो पहले ही छोड़ चुके थे और B भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। कौन से, यहाँ बचेगा A2 A3 और यहाँ पे C2 C3। और यहाँ पर हमारे पास C1 लिखा है तो 1 पहला स्तंभ तो हम छोड़ चुके हैं, और यहाँ पर C और छोड़ देंगे, ये C। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। कौन से बचेंगे, एक बच जाएगा A2 और यहाँ पर A3 और यहाँ पर जाएगा B2 और B3। और इनका एक्सपेंशन करने का तरीका यही है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे A1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीडिंग डायगोनल के तो B2 C3 और माइनस इनको कर देंगे तो आ जाएगा B3 C2। इसी तरीके से माइनस B1 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2। और यहाँ पे लिखेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा A2 B3 और माइनस C1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस A3 B2। तो ये एक्सपेंशन करने का है। तो हमने ये C1 के लॉन्ग बताया, इसी तरीके से C2 के लॉन्ग और C3 के लॉन्ग भी हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग लिख सकते थे A11 A12 A13, इसी तरीके से A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और A33। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को अगर हम चाहें तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो ये हमने डिटरमिनेंट बना दी। अब चूँकि डिटरमिनेंट का जब हम प्रसार करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने में हमें इसके लिए एक नंबर मिल जाता है। जब हम इसको कभी भी सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें इसके लिए कोई एक फिक्स नंबर मिल जाएगा, फिक्स नंबर। तो यहाँ देखिए बात देखने वाली ये है कि यानी अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स किसको करस्पॉन्ड करती है, एक डिटरमिनेंट को,
और डिटरमिन्स किसको करेस्पॉन्ड करता है, एक फिक्स नंबर को। इसका मतलब है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स नंबर। इसका मतलब है कि जो डिटरमिनेंट होती है, डिटरमिनेंट इज द क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो गया जो किसी एक फिक्स नंबर को करेस्पॉन्ड करता है। तो ये एक तरीके से हमारी परिभाषा भी यहाँ पे बन जाती है कि कोई भी एक आव्यूह है, आव्यूह के संगत हम एक इस तरीके की संरचना बना सकते हैं जो एक निश्चित संख्या को निरूपित करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आव्यूह है, ये डिटरमिनेंट जो है वो आव्यूह का एक फंक्शन है। समझ रहे हैं आप? यानी हम चाहें तो इस डिटरमिनेंट का एक इस तरीके का फंक्शन बना लें, मैट्रिक्स का एक फंक्शन बना लें जो एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो कि एक फिक्स नंबर देता है। आगे चल के हमें क्या देता है, एक फिक्स नंबर दे देता है, एक रिजल्ट दे देता है, फाइनाइट नंबर दे देता है। तो एवरी डिटरमिनेंट इज द फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन सी थी जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो डिटरमिनेंट हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने एक सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट लिख दी, तो 3, 4 और यहाँ पे लिख दिया 1, 2। अब सपोज करिए हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसका एक्सपेंशन का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि लीडिंग डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और उसके बाद में हम माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास लिखा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास एक इस तरीके का रिजल्ट आ गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं जिनको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड ऑर्डर का और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की हमने डिटरमिनेंट यहाँ पे ले ली है और हम इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। बाद में तो हम इसके गुण पढ़ लेंगे और गुण से इसको और आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक्सपेंड कैसे करते हैं ये देखना है। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो हमारी है यहाँ पे 1 2 और 4 और साइन हमको इसके मालूम है प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब फर्स्ट रो लिखेंगे तो इसके नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे, बाकी 4 एलिमेंट ये हमारे पास बच जाएंगे और इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। जब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो इसके नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 5 9। और जब थर्ड एलिमेंट देखते हैं यहाँ 4 है तो 4 के नीचे के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 3 7। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 यहाँ लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 और 7 5 जा 35। ये बीच में माइनस ही लगाएंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कहीं माइनस आता तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ ले देते हैं 2, तो 2 से 9 को करेंगे तो 9 दूनी 18 और 5 1 5। यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये 2 7 जा 14 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। यहाँ 2 ले लेते हैं और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, प्लस 4 और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा -8 1 जा 8, ये -13 2 जा 26 और प्लस 11 4 जा 44 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 34 आ जाएगा और प्लस का 44 है और फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 10। तो देखिए ये जो एक हमने डिटरमिनेंट ली है और जिसको हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके सॉल्व किया है, इसी डिटरमिनेंट को आप सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के लॉन्ग अलग अलग एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालें। तो हर कंडीशन में जो वैल्यू है वो 10 ही आनी चाहिए।
अगर 10 ही आ रही है तो इसके मतलब आपका एक्सपेंशन बिल्कुल सही हो रहा है, और अगर 10 नहीं आ रही तो इसके मतलब एक्सपेंशन कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात को ज़रूर नोट कर लें आप कहीं पर कि जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन बिल्कुल याद रखें अच्छे से, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अभी तक हमारे कोर्स में फ़िलहाल थर्ड ऑर्डर तक ही डिटरमिनेंट्स हैं, इसके आगे हायर ऑर्डर भी होते हैं। तो जैसे हमने सेकंड को एक्सपेंड किया था, फिर थर्ड को जब किया तो उसमें सेकंड ऑर्डर के आगे अगर फोर्थ ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट होती है तो उसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे जिसी जो नियम पढ़ा है, बस केवल साइन उसमें भी ध्यान रखने। तो उसमें जब साइन ध्यान होगा तो फोर्थ ऑर्डर का साइन हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास साइन है। तो ये साइन यहाँ हमें ध्यान रखने हैं। और साइन निकालने का मेथड भी होता है कि जो पोजीशन आपकी है, जैसे ये पहली पोजीशन है, जैसा कि हमने आबू में पढ़ा था कि ये पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो इन दोनों एलिमेंट को जोड़ लेंगे। जो भी पोजीशन है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 होता है इवन होगा तो प्लस आएगा, और ऑड होगा तो माइनस आएगा। जैसे ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ये पंक्ति पहली है और स्तंभ दूसरा है, तो यहाँ पे 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 ऑड होता है तो माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। इनका एक्सपेंशन करिए और इसको सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रगुण पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटरमिनेंट की, और उन प्रॉपर्टीज से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जो चीज़ हम इस तरीके से एक्सपेंड करके सॉल्व कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन को हम देखकर डायरेक्ट आंसर तुरंत ही बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।